हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आपकी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो आपका नया मॉक टेस्ट है उसमें भी 10 क्वेश्चन बायो के हैं, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड द ऑफस्प्रिंग्स आर रिफर टू। ऑफस्प्रिंग को, संतानों को क्या कहते हैं जब दो पेरेंट्सों के बीच में क्रॉस्ड करवाते हैं? तो आपने क्लास में देखा है, क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं F1 जनरेशन। जब क्या करा था मेंडल ने, टॉल टॉल और ड्राफ्ट लिया था और इनके बीच में क्रॉस करवाया था तो हाइब्रिड फॉर्म्ड हुई थी, और उस हाइब्रिड को क्या कहते हैं? उस हाइब्रिड को कहते हैं F1 जनरेशन। अब उस F1 जनरेशन को अगर इन दोनों के बीच में दोबारा क्रॉस करा दिया जाएगा, जैसे कि T और T के बीच में क्रॉस करा दिया जाएगा, तो उस जो नई जनरेशन आती है जिसका रेशियो होता है 1:2:1 होता है, उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। और अगर जब इसकी मतलब प्योर ब्रीड की या किसी एक पेरेंट की हाइब्रिड के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और जो बचा है आपके पास ये रेसेसिव एक होता है प्रभावी करैक्टर, एक होता है अप्रभावी करैक्टर। प्रभावी करैक्टर वो होता है जो बच्चे में दिखता है, उसे भी इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेंट। और जो बच्चे में नहीं दिखता है उसको बोलते हैं अप्रभावी। जो अगली आने वाली पीढ़ी में दिखता है उसको बोलते हैं रेसेसिव करैक्टर्स। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल रिजल्ट्स इन अ 9:3:3 रेशियो। यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, 44 नहीं होगा, 1 रेशियो। तो उसको क्या कहते हैं, मतलब उस क्रॉस को क्या कहते हैं? ये किस प्रोजेनी का एग्जाम्पल है? तो ये किस प्रोजेनी का एग्जाम्पल है? ये है आपके पास क्या है, 9:3:3:1। तो क्या है ये? डाईहाइब्रिड क्रॉस है। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस स्पेशली होता क्या चीज़ है? जब किसी दो करैक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाईहाइब्रिड क्रॉस को सॉल्व कैसे करते हैं? पुन्नेट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, किससे सॉल्व करते हैं? पुन्नेट स्क्वायर से इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या चीज़ है? डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, अगर आपने एक करैक्टर ले लिया राउंड, मतलब वो सीट क्या है? राउंड है, गोल है, और साथ साथ में उन सीट का कलर येलो है पहला। फिर जो दूसरा पेरेंट लिया, उस दूसरे पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, वो सीट क्या थे? रिंकल्ड थे। और दूसरी बात, वो क्या थे? वो ग्रीन कलर के थे। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो आपको क्या मिला है? जो नया मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डाईहाइब्रिड। इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया हम लोगों ने? दो करैक्टर लिए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब जो दूसरा है यहाँ पे आपको दिख रहा है मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड किसको कहते हैं? मोनोहाइब्रिड कहते हैं जब सिर्फ किसी एक करैक्टर में क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी मेंडल यूज्ड। मेंडल ने क्या यूज किया था अपने हेरिडिटी के एक्सपेरिमेंट में? अनुवांशिकता के जो उसने प्रयोग किया था अनुवांशिकता पे, वो उस पे किसने किया था? तो वो उसने किया था किस चीज़ पे? वो किसने किया था? पी प्लांट पे, मटर के दाने पे किया था। और आपको ये ध्यान होना चाहिए, जो मटर के दाने होते हैं, मटर के दाने में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 7 पेयर होते हैं उसके पास, किसके? क्रोमोसोम्स के। इसलिए ही मेंडल ने क्या किया था? 7 कैरेक्टरों पे स्टडी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन या फिर एनिमल्स, ह्यूमन या फिर एनिमल्स, उसमें जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं? तो जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं वो एनिमल्स को डिनोट करते हैं। जो फीमेल्स को डिनोट करते हैं वो क्या होते हैं? X और X होते हैं। और हाइब्रिड स्पेशली क्या होता है? जब दो को क्रॉस करवाया जाता है, दो पेरेंट्स को क्रॉस किया जाता है, और उससे जो नया मतलब जो उसके बाद जो क्या निकलेगी, जनरेशन निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइब्रिड कहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी कोई चाइल्ड होता है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फादर पे। तो जो कुप्रथा चल रही है कि मेल पे फीमेल पे डिपेंड होता है, वो फीमेल पे नहीं होता है, मेल पे डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि जो मेल में क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और फीमेल में X और X होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विज्ञान की वह शाखा जो अनुवांशिकता से संबंध रखती है। तो विज्ञान की वह कौन सी शाखा है? उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, जिसके बारे में किसने? मेंडल ने हमको बताया था। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला को अपने बच्चे के रक्त समूह A या रक्त समूह
AB। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है रक्त समूह किसे कहते हैं। रक्त समूह स्पेशली मतलब कौन कौन से रक्त हैं, कि वो संभावना क्या होती है जो निम्नलिखित से महिला उसके बच्चे के पिता के संबंधित जीनोटाइप को दर्शाता है। वो यह कहना चाह रहा है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं उनमें से अगर फीमेल या मेल में से किसी एक का रक्त ए है और दूसरे का रक्त ए बी है, तो ये बताओ कि बच्चों का जो ब्लड ग्रुप आएगा वो क्या आएगा। तो आप जो ए है, ए को हम कैसे कैसे तरीके से दर्शा सकते हैं, आई ए और आई ए और आई ए और आई ओ। एक तो ये तरीका हो गया। ए बी को कैसे दर्शाएंगे, आई ए और आई बी, यही हुआ। अब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या क्या आएगा, देखो ये सेम आ रहे हैं तो ये क्या आएंगे, आई ए और आई ए। तो यहाँ नीचे देखना आप सबसे पहले आई ए और आई ए किस में है। नेक्स्ट अब दूसरा क्या बन सकता है, अब देखो ये आई ओ के साथ ये आई बी भी रिएक्ट कर सकता है, तो ये क्या बन सकता है, आई ओ मतलब स्पेशली बी ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम किस में, सबसे पहले देखना आई ए और आई ए है और आई ओ और आई बी है, तो ये किस में है, ये है आपका पहले वाले में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द विजिबल कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जो कैरेक्टर दिख रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिनोटाइप। जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, जो भी कैरेक्टर हमें दिखेंगे, जैसे कि आपको दिखाती हूँ, अगर F1 जनरेशन होती है तो F1 जनरेशन में तो नॉर्मल रेशियो आता है। जो F2 जनरेशन होती है उसमें जो रेशियो आते हैं ये आते हैं, 2 रेशियो आते हैं। एक आता है 1:2:1 और दूसरा आता है 3:1। तो होता यूं है कि जो सबसे पहला होता है, यहाँ पे बताना चाह रहा है 1:2:1 की जो 2 बने, एक तो आपका बिल्कुल प्योर ब्रीड बना है पेरेंट का, ठीक है, और जो दूसरा बना है वो किसका बनता है, हाइब्रिड बनता है। क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है। तो क्या होते हैं इतने, 1 2 3 4 आपके पास स्पेशली क्या आते हैं हमारे पास, हाइब्रिड मतलब स्पेशली क्या आती है, F2 जनरेशन आती है। लेकिन जो नीचे दिखाता है वो बताता है फिनोटिपिक रेशियो। जैसे आप देखोगे उस पेड़ में, उन 4 पेड़ों को देखोगे तो आपको 3 पेड़ टॉल दिखेंगे, आगे वाला दिख रहा है ना जो डोमिनेंट होता है, 3 पेड़ टॉल दिखेंगे। तो यहाँ पे वो 3 क्या बता रहा है, वो टॉल बता रहा है, और ये छोटा टी जो बता रहा है वो डार्फ बता रहा है, तो सिर्फ एक ही क्या होगा, डार्फ होगा या बोना पेड़ होगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा रेशियो पता चलता है, जो हमको देखने से पता चलता है उसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो, और जो हमको उसकी जीन से पता चलता है उसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। द ट्रेड इन इन्फ्लुएंस मतलब जो एक बच्चा है उसमें किस किस के ट्रेड प्रभावित करते हैं, सिर्फ सिर्फ पिता के, केवल माता के, या दोनों के। तो हमको पता है दोनों के ही ट्रेड क्या करते हैं, उसमें प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट आर वैलिड फॉर। प्रकाश के परावर्तन का नियम किसके लिए मान्य है, तो किस चीज़ के लिए मान्य है, वो कॉनकेव के लिए, प्लेन के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, या सब सरफेस के लिए। तो वो किसके लिए है, सब सरफेस के लिए मान्य है। इसी कारण हम लोगों को कोई भी चीज़ें दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। तो जो कॉनकेव लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है, तो वो कौन सी बनाता है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनाता है, जो आपने क्लास में देखा हुआ है। कैसी बनाता है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनाता है। अब ये कैसे ध्यान रखना है आपको, स्पेशली जो कॉनकेव लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी पावर की, अब सबसे पहले हमको ये पता चलना चाहिए ये माइनस साइन बताना क्या चाह रहा है। तो माइनस साइन किसी भी, जैसे बच्चे बोलते हैं कि मेरा माइनस में है, कोई भी जो मतलब मेरे स्पेक्स लगे हुए माइनस में है, तो कैसे पता चलता है कि माइनस में। अगर किसी का माइनस में होता है तो वो कॉनकेव मिरर पहनता है, कॉनकेव लेंस पहनता है। और कॉनकेव लेंस में कौन सी बीमारी होती है, मायोपिया, जिसमें बच्चे को दूर का नहीं दिखता है, तो वो क्या पहनता है, वो कॉनकेव लेंस पहनता है। तो ठीक इसका उल्टा जो हाइपर मायोपिया होगा वो क्या पहनेगा, कॉन्वेक्स लेंस पहनेगा। ये तो हमें इसके क्वेश्चन को देख के जो मैं बातें पता चली हैं। यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे ये बड़ा डी होता है, ठीक है। ये बड़ा डी क्या बताता है, डायोप्टर बताता है, जो किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है आपका किसका, पावर का, या फिर लेंस का, लेंस की क्षमता का या पावर का क्या होता है, मात्रक होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता है पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो कैसे करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1.5d, 5, क्योंकि क्या हुआ है, पावर की यहाँ पे वैल्यू पुट करी होगी आपने 1.5। अब ये ऊपर जाएगा पॉइंट तो क्या हो जाएगा, 10/5, 15 पॉइंट लगेगा तो 0.666 आएगा। क्यों, क्योंकि 10 6 जा 90 होता है। अब सब कुछ सेंटीमीटर में दे रहेगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -66.6। आप बोल रहे होंगे सेंटीमीटर में क्यों लिया, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में थे, क्योंकि जनरली मीटर में आता है आंसर, सेंटीमीटर में देखा तो सेंटीमीटर में निकाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। वो कहना चाह रहा है कि जो अवतल दर्पण होता है वो हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सिवाय किस चीज के। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर ज्यादातर हमेशा कितने बनाती है, उल्टी मतलब उल्टी इमेज बनाता है और रियल बनाता है, एक केस को छोड़ के। अगर आप क्या करोगे, फोकस और पोल के बीच में क्या रखोगे, इमेज रखोगे, तो वो कहाँ बनाता है, मिरर के पीछे बनाता है। तो ये फोकस से होते हुए जाएगी, दूसरा पोल से कटेगी और पोल से होते हुए ऐसे आएगी, तो यहाँ नीचे मिलना तो इनको मुश्किल है, तो इनको पीछे बैक बनाते हैं और यहाँ से क्या होती है, ये एक इमेज बनती है। तो एक ही टाइम पे बनती है, जब आप किसको, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो आपके पास क्या बनेगी, वर्चुअल और मैग्नीफाइड क्या बनेगी, आपके पास इमेज बनेगी। तो कब होगा, ये होगा जब आपकी इमेज कहाँ पे रखी हुई होगी, फोकस और पोल पे। अब है पहला वाला कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर। जब आप फोकस और सेंटर में रखते हो, देखो ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। अब आप यहाँ पे रखोगे, इनके बीच में रखोगे, तो जो इमेज बनती है वो इसके बियॉन्ड बनती है। यहाँ से जाएगा, ये फोकस होते हुए जाती है और एक यहाँ से यहाँ कहीं मिलती है, तो यहाँ पे बनती है आपकी एक इमेज। अब जो नेक्स्ट है दे रखा है आपको, नेक्स्ट दे रखा है कि कहाँ पे बनती है, अनंत पे बनती है, मतलब अनंत पे रखा हुआ है, मतलब ये फोकस पे, अनंत नहीं होना था यहाँ पे, ठीक है, फोकस पे रखा हुआ है। तो जब फोकस पे रखोगे तो फोकस से कहाँ बनती है इमेज, हमेशा इन्फिनाइट में बनती है। और जो नीचे है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो फोकस से बनता है, ये दोनों उल्टे होते हैं। इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस पे बनेगा और फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, तो अभी आपने देखा वैसे तो सारे रियल बनाता है, पर सिर्फ एक केस में क्या करता है, वो उल्टी इमेज बनाता है, तो क्या होंगे इसके, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो फोकल लेंथ का और किसका, रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है जब कभी भी हमारा कोई एक, ये हमारा पेयर है, इस पेयर से हमारे दो क्या निकलते हैं, लेंस, स्पेशली मिरर निकलते हैं। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करती हूँ यहाँ पे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आर, जहाँ से आपने खींचा होगा, ये फोकस होता है। अगर रेडियस आपकी 10 है तो फोकस आपका 5 होता है, और ये जनरली किसका रेशियो टूटता है, 1/2 का रेशियो टूटता है। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। क्यों, क्योंकि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, फोकस का 2f होती है। अगर फोकस 4 है तो रेडियस क्या होगी, 8 होगी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड इन वाइड रेंज। आपको पता है जो आपके जो गाड़ी होती है, गाड़ी के बगल में क्या होता है, पूरा पीछे का व्यू देखना होता है, वाइड व्यू देखना होता है, विस्तृत व्यू देखना होता है, तो हम कौन सा लेंस यूज, कौन सा मिरर यूज करते हैं, वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। जो डेंटिस्ट होता है वो कौन सा मिरर यूज करता है, स्पेशली डॉक्टर, वो कॉनकेव मिरर यूज करता है, पर इसका आंसर क्या है, कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव टुवार्ड द कॉनकेव लेंस। अगर कॉनकेव लेंस की तरफ, किसी अवतल लेंस की तरफ कोई इमेज लाई जा रही है, तो उस इमेज का क्या होता है, साइज बढ़ता है। मतलब ऑब्जेक्ट लाया जा रहा है तो उसका इमेज का साइज बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा या घटेगा या वही रहेगा। तो आप इसका मतलब, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगता है, हमारी आंखों में लगता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में कोई चीज़ अगर हमारे पास आ रही है तो हमको क्या होती है, वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है। तो वैसे इसका उल्टा होगा, तो कॉनकेव लेंस में जैसी कोई चीज़ पास आती है तो उसका साइज घटता है, क्या होता है, साइज घटता है। पर लेकिन अगर यहीं पे कॉन्वेक्स पूछा रहता तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, साइज बढ़ता है, हमें वो चीज़ें साफ दिखने लग जाती हैं। नेक्स्ट, द पावर ऑफ लेंस। अभी देखा था हमने किस में देखते हैं, डायोप्टर में देखते हैं, और पावर को कहते हैं 1/f भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ 2 ही बार हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मतलब वहाँ पे रख सकते हैं, एक इन्फिनिटी पे रख पाते हैं और एक पोल के पास पे रख पाते हैं। तो सिर्फ 2 ही बार इमेज बनाता है। कॉनकेव की जगह 6, जैसे मतलब जैसे कॉनकेव में 6 इमेजेस बनती हैं, वैसे ही कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 बनती हैं। तो ये कौन सी बनाता है, सिर्फ वर्चुअल और डिमिनिश बनाता है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ बनती है, ये बनती है आपके मिरर के पीछे बनती है। कहाँ बनती है, अगर ये बनती है यहाँ मिरर के पीछे, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, तो ये कहाँ बनेगी, इसके पीछे बनेगी। और जो कभी भी किसके पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है, वो क्या होती है, वर्चुअल होती है या फिर आभासी होती है। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। केमिस्ट्री का आपके पास पहला क्वेश्चन है, द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जो आधुनिक वर्गीकरण है, वो किसने किया था, वो क्या था, हेनरी मोसले ने। ठीक है, और याद रखना किसके बेस में किया था, एटॉमिक नंबर के बेस में किया था।
और एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी प्रेजेंट होंगे एटॉमिक नंबर में, मतलब किसी एटम में या फिर किसी एलिमेंट में, उसी को उसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और उसी के बेस में पीरियोडिक टेबल को बनाने वाले कौन थे, हेनरी मोसले थे। अगर पूछा जाता है इन्होंने किस बेस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने किया था एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का जो लॉ है उसके बीच में जो ये एक्स एलिमेंट है, कितने एलिमेंट उसके बीच में आते हैं। तो न्यूलैंड ने कहा था अगर एक एलिमेंट, न्यूलैंड ने कहा था अगर कोई एक एलिमेंट है उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो उसके क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब जो प्रॉपर्टी पहले की होंगी वही प्रॉपर्टी क्या होंगी, 8वें की होंगी। तो उन्होंने कहा है न्यूलैंड के जो ये नियम था उसमें दो समान तत्वों के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे। तो सोचो कितने आएंगे फिर, 2 3 4 5 6 7, कितने आए हैं ये आए हैं 6 एलिमेंट। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 6 एलिमेंट हो जाएगा। अब देखो ऑक्टेट ने और क्या चीज़ें बोली। जो ऑक्टेव थे उन्होंने क्या बोला, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे मतलब ये प्रॉपर्टी क्या होंगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती रहेंगी हर एक के बाद 6 छोड़ोगे, जो 8वां एलिमेंट होगा स्पेशली आपका, वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी पहले जैसी ही होंगी। और यही थे जिन्होंने पहले क्या थे, एक और साइंटिस्ट आए थे डॉबिनियर। कौन आए थे, डॉबिनियर। तो डॉबिनियर ने ट्रेड दिए थे, डॉबिनियर ट्रेड मतलब 3-3 के उसमें बांटा था इन्होंने बोला अगर 3 एलिमेंट हैं और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो इनकी जो पहली प्रॉपर्टी सेम होगी, इनमें क्या होना चाहिए, जो एक्स और प्लस जेड, मतलब ये मास है, ठीक है। और एक्स मतलब किसी एक्स एलिमेंट का मास और जेड एलिमेंट का मास को मैं ऐड करूंगा और अपॉन 2 कर दूंगा, जो भी मेरा उत्तर आएगा वो किसके मास के बराबर होगा, वाई के मास के बराबर होगा। ये डॉबिनियर ने कहा था, ठीक है। और ऑक्टेव ने क्या कहा था कि जो एलिमेंट है यहाँ पे क्या होगा, एक के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसे वो क्या होगा, किसके सेम होगा, जो पहला वाला एलिमेंट होगा। तो ये ध्यान रखना सबने क्या क्या कहा है। और सबने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ के बाकी सबने किसके बेस में बात कर रखी है, सबने एटॉमिक मास के बेस में बात कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि द एक्स एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द डी ब्लॉक्स इन अ पीरियड। अगर ये कह रहा है कि जो अगर कोई एक्स एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक में आते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट बढ़ सकते हैं हम लोग, 10 बढ़ सकते हैं। पी में कितने बढ़ सकते हैं, 6। एस में 2 और जो हमारे पास है एफ में बढ़ सकते हैं 14। तो डी में कितने बढ़ सकते हैं, 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना सारी की सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। किस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इससे पहले हमको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल समझनी होगी। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहले 2 एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। जो पीरियोडिक टेबल में 2 आगे के होते हैं उनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। जो बीच में ये 10 होते हैं इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये होते हैं स्कैनेडियम से शुरू और जिंक तक, ये 10 एलिमेंट होते हैं और इन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन क्यों, किसी 2 के बीच में ट्रांजिशन कर रहा है, वो कौन कौन है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इस साइड आते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 रो होती हैं। कितनी होती हैं, 6 रो होती हैं। अब देखो 6 में जो सबसे आखिरी रो होती है उसको कहते हैं नोबल गैस। उसके जो पहली होती है उसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। उससे जो पहली होती है उसको बोलते हैं चाल्कोजन फैमिली। आपको ये ध्यान रखना है हमारे पास टोटल ग्रुप कितने हैं, टोटल ग्रुप हैं 18 हैं, और जो पीरियड्स हैं वो हैं कितने, हमारे पास 7। ये याद रखना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, डी ब्लॉक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स वर गोइंग ड्यूरिंग द मेंडलीव। तो अभी हमने देखा था कितने थे उसमें एलिमेंट, 63 एलिमेंट थे जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम पीरियड। आप देखो सेम पीरियड को हमको याद रखने के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है 2 8, आपने KLM सेल वाला पढ़ा होगा, 8 18 18, इसके बाद आता है 32 और 32। तो ये हमको पता करने के लिए है कि इसके बाद मेरा कौन सा एलिमेंट आएगा। अगर मैं बोलती हूँ हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इतने ही देखते हैं। इसके बाद आता है वैसे इसके नहीं सॉरी, यहाँ पे पहले पोटेशियम, यहाँ पे सोडियम आता है, फिर आता है पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद आता है रुबेडियम, फिर आता है सीजियम और फिर आता है फ्रेंशियम, ये आता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन में 2 ऐड कर देती हूँ जैसे आपको ये दे रखा है, तो जो नीचे वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो 2 ऐड करो एक में तो 3, तो लिथियम कितने में आता है, 3 में। 3 में मैं अगर 8 ऐड कर दूंगी तो कितना होता है, 11 होता है। तो 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 11 होता है सोडियम का। अब सोडियम में मैं क्या 8 ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 19। तो 19 किसका होता है, पोटेशियम का।
ऐसे सबके सबके क्या निकलते हैं हमारे पास एलिमेंट निकलते हैं और पता चल जाता है कौन किस ग्रुप में होगा। अब यहाँ पे देखो आपको पता चल रहा होगा कि जो नाइट्रोजन है वो 7 पे आता है और फॉस्फोरस 15 में आता है, तो इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द आयन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आयन चूज करना है आपको कि किस आयन का साइज सबसे बड़ा होगा। स्पेशली जब पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या कर देता है उस आयन के साइज को छोटा कर देता है, क्योंकि क्या करेंगे उस समय इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और पॉजिटिव साइज को हम क्या बोलते हैं, जिसके हमने लास्ट मॉक टेस्ट में भी देखा था और क्लासेस में भी देख रखा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग कैट आयन बोलते हैं। अब देखो F नेगेटिव है, अब आपको पता है यहाँ पे कौन वर्क करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क करेगा और क्या करेगा साइज को छोटा कर देगा, मतलब क्योंकि उसकी एक सेल होगी, अंदर का जो प्रोटॉन होगा इसको अट्रैक्ट करेगा और साइज क्या कर देगा छोटा कर देगा। पर जो O2 नेगेटिव होगा यहाँ क्या बढ़ती है आपकी सेल बढ़ती है, आपकी यहाँ पे क्या बढ़ती है सेल बढ़ती है, और सेल बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा आपका साइज बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा O2 नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपको चूज करना है कि उपधातु कौन है या फिर मेटलॉइड्स कौन है। तो मेटलॉइड्स स्पेशली क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो गर्मियों में जो अगर टेम्परेचर बढ़ाने में तो मेटल जैसा बिहेव करते हैं पर टेम्परेचर घटाने में नॉन मेटल जैसा बिहेव करते हैं, तो वो कौन होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं। ये पी ब्लॉक के जस्ट आगे पे जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट है 5-6 वही होते हैं, तो आपको याद रखना है सबसे पहले बोरॉन, बोरॉन के बाद सिलिकन, सिलिकन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी के बाद पोलियम। ठीक है, तो पोलियम स्पेशली क्या ओ ग्रुप का एलिमेंट मतलब ओ फैमिली का है और वो रेडियो एक्टिव है, तो आपको जनरली ये याद रखने हैं। ये सारे क्या हैं आपके पास मेटलॉइड्स हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन दे रखा है, ये दे रखा है जो ये है मेटलॉइड्स। अब आपको इतना सारा ध्यान रखनी है बातें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी ब्लॉक्स आर एलिमेंट डिवाइडेड। तो अभी देखा हमने कितने ब्लॉक्स में किया है S P D और F में, तो कितने ब्लॉक हो गए हैं, ये 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स A B C D हैविंग द एटॉमिक नंबर 9 17 19 35 रिस्पेक्टिवली। तो बताओ इसमें विषम कौन है, चूज द ऑड वन। तो आपको क्या करना है ऑड वन को चूज करना है। तो ऑड वन को चूज कैसे करोगे, आपको पता है 9 नंबर पे कौन आता है, 9 नंबर पे आता है क्लोरीन, नहीं क्या इसका फ्लोरीन, 17 पे आता है क्लोरीन, 19 पे आता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम को यहाँ हम के से क्यों करते हैं, क्योंकि जो लैटिन में है पोटेशियम का नाम केलियम होता है, इसलिए इसको के से डिनोट करते हैं। 35 में आता है ब्रोमीन। तो इन सब में क्या है, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ये सब हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन जो पोटेशियम है वो क्या है आपका ये है एल्कली मैटर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सी वाला एलिमेंट है वो क्या है आपके पास डिफरेंट है, ऑप्शन सी क्या इसका आंसर है। तो ये थे आपके पास 30 किस चीज़ के क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन थे आपके पास फॉरेस्टर की सीरीज के। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।